आज का हम शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको कुछ नहीं करना बच्चों। ये आपके पास एग्जाम में मैच द कॉलम टाइप से आएगा। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जिसमें ना आपसे पूछेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 कौन सा है। तो इसमें आपको सिर्फ नाम याद करना है, नाम और नंबर। 1 से लेके 24 तक है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे 24वां है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट, वो छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ही है एक्चुअल में। तो की वर्ड है वो है रेवेन्यू। अगर आपके पास बुक है बच्चों तो बुक लो, मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, सिर्फ वही एक वर्ड याद रखना। बाकी सब में देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉमन ही बोल रहा है। तो बुक ले लो बच्चों और इस पेज नंबर पे आ जाओ। पेज नंबर है आपकी बुक का 298। 298 में 24th रेवेन्यू को अंडरलाइन करो। 23 में ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट को करो। 22 में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 21 क्वालिटी कंट्रोल। इसी तरीके से रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, जॉइंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, हमारी क्लास में मान्या है ना? अभी शायद अंशिका ने ज्वाइन नहीं किया है। नेगी जी एक बार अंशिका से बात करना। अच्छा मान्या, आप तब तक मुझे ये बताइए कि बेटा कहाँ गया, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क होता है? पहले मान्या बताएगी फिर भूमि बताएगी। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया आपने। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे होता है और इनटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है बच्चों। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप ना भी जानोगे इस बात को तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट याद रखना, जब भी ना हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई टेक्निकल नो हाउ इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं, हो सकता है कोई फिजिकल एसेट बना रहे हैं। तो एसेट जब भी कोई क्रिएट होता है ना बच्चों, तो एसेट दो लोग क्रिएट करते हैं, या तो साइंटिस्ट या तो इंजीनियर। कभी भी कोई अकाउंटेंट कोई एसेट क्रिएट कर ही नहीं सकता है। तो या तो साइंटिस्ट क्रिएट करते हैं या फिर इंजीनियर। जैसे आपने ना मैं एग्जांपल लेता हूं अभी। जब कोरोना आया था तो बड़ी बड़ी जो लैब्स थी वो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए लग गई। और कोरोना आया कब था बच्चों? मार्च में। मार्च से ही ये सारे, इवन मार्च क्या, वर्ल्ड में तो पहले ही फैल चुका था, तो पहले से ही काफी सारी जो मेडिकल कंपनीज थी वो बनाने लग गई थी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं बच्चों, ये ना दो फेजेस होते हैं किसी भी एसेट के बनने के, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर उन एसेट्स के बेसिस पे हम रॉयल्टी अर्न करते हैं। तो रिसर्च फेज तब तक होता है जब तक ना हमें ये पता ना चले कि हम बनाने क्या वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये था एम की वैक्सीन बनाऊंगा, बट वैक्सीन का जब तक फॉर्मूला ही रेडी नहीं हुआ तब तक मेरा रिसर्च फेज है कि अभी तक मैं रिसर्च कर रहा हूं। जिस दिन वैक्सीन का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया बच्चों, उस दिन से फॉर्मूले को हम और ज्यादा रिफाइन करने लग गए, और उस फॉर्मूले को हम क्या करने लग गए, डेवलप करके हमने बना दी वैक्सीन। ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दो फेजेस में कॉस्ट होती है। जब आप सीएमए फाइनल में आएंगे वहां पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो वहां आप पढ़ेंगे कि ये वाली जो ट्रीटमेंट होती है ना, रिसर्च की जो ट्रीटमेंट होती है, इस ट्रीटमेंट का मतलब रिसर्च पे जो एक्सपेंसेस होते हैं इसका हमें फायदा नहीं मिलता है। लेकिन डेवलपमेंट फेज के जो फायदे होते हैं ना, उसको हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी डेवलपमेंट में खर्चा है वो वैक्सीन के बनने की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और आपके इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू वो बन जाएगी। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट के खर्चे आते हैं, रिसर्च के खर्चे नहीं आते। अब आप पूछोगे कि सर रिसर्च की क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चों ऐसा हो सकता है मैं आपसे बोलूं कि मैं तो साइंटिस्ट हूं, पर आपके लिए एक ऐसी दवाई बना रहा हूं जिसको खा के एज नहीं बढ़ती, और 6 साल हो गए मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ और आपसे खर्चे मांगे जा रहा हूँ मांगे जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि भैया रिसर्च के नाम पे तो कोई भी ठग सकता है। इसीलिए जब तक कोई कॉन्क्रीट प्रोडक्ट आपके पास ना आ जाए तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन फॉर्मूला बन गया और आप डेवलप करके उसे फाइनल वैक्सीन बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो उस दिन वो डेवलपमेंट फेज का पार्ट होता है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान ले लेते हैं। ओके बच्चों, फिर 15 आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर आपने कॉस्ट शीट को ध्यान से देखा है तो वहां आया होगा
पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब बच्चों ये सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ढेर सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं बच्चों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, सर्विस 1, सर्विस 2, जिसमें से सर्विस 1 है कैंटीन का काम करता है, सब लोग आके खाना खाते हैं। सर्विस 2 मेंटेनेंस का काम करता है कि किसी भी डिपार्टमेंट की अगर कोई चीज खराब हो गई है तो ये दोनों डिपार्टमेंट या तो ये खाना खिला के सर्विस देगा या उसकी चीज को ठीक करके सर्विस देगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो बस इतना सा काम होता है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडमिन ओवरहेड, डायरेक्ट, स्पेशली बच्चों 1 से लेके 15 तक तो आपको हमेशा याद होने चाहिए। 15 से 24 तक के आपके एग्जाम में रेयर चांसेस हैं, बट अगर याद आप कर लेते हो तो अच्छी बात है। अब याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका बच्चों, जब भी आपको सेक्शंस याद करने होंगे फ्यूचर में, और अभी जब भी नंबर और नंबर के साथ कोई पॉइंट याद करना है, तो उसको 1 से लेके 24 तक लिख लो अपने हाथ से। जब भी आप सुबह उठते हो ना बच्चों, जैसे आप सुबह उठते हो, सामने या तो दीवार होगी या तो अलमारी होगी, उस पे वो कटिंग को चिपका दो। बट ऐसे चिपकाना कि आराम से निकल भी जाए, या फिर उसको परमानेंट नोट्स वाली जगह बना दो। फ्यूचर में इंटर के नोट्स आपके छपेंगे। बच्चों जब मैं इंटर में था, मेरे को सारे के सारे लॉ के और टैक्स के सेक्शन सारे के सारे याद थे। उसका रीजन यही था कि मैंने चिपका दिया था, रोज एक बार उनको देखता था। उनमें से बच्चों अब याद करने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे 24 तारीख को आता है, तो आपने मेरा नाम रख दिया रेवेन्यू। ठीक है, आज से सर को जब भी देखेंगे हमारे दिमाग में रेवेन्यू आएगा। इसी तरीके से जो भी आपकी बर्थ डेट हो या फिर आपके किसी क्लोज पर्सन की जिसकी बर्थ डेट आपको याद है, उससे उस बंदे को लिंक कर दो। जब भी उसकी शक्ल दिखे, तो जैसे अभी एक राज सर है जो कि आपको इंटर में टैक्स पढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट है। जब भी आप राज सर को देखोगे तो आपको लेबर जैसी फीलिंग आएगी। तो फीलिंग आनी चाहिए। जब भी मेरे को देखोगे आपको रेवेन्यू, सेल्स या पैसों की फीलिंग आएगी। ठीक है, किसी का 6 को बर्थडे आता है तो उससे मटेरियल की फीलिंग आनी चाहिए। इस तरीके से आप जल्दी इनको याद कर लोगे। ये क्या, कोई भी चीज हो जल्दी याद हो जाती है। तो 1 से लेके 24 तक है बच्चों, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ AS1 को ध्यान से करना है। बस अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ AS1 है। इसमें भी बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, जो हम पहले ही ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो हमें समय नहीं लगेगा इसको करने में। बस आज की क्लास में ये मेरे को फिनिश करवाना है आपको। तो जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कुछ कॉस्ट को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे इसने कहा नेचर के हिसाब से, ये बच्चों हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि नेचर के हिसाब से मटेरियल होगा, या फिर एम्प्लॉय या लेबर की कॉस्ट होगी, या फिर एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी हम बना ही नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट आया था बच्चों ट्रेसेबिलिटी, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे पढ़े थे, और डायरेक्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का, परचेज का, एडमिन का, सेलिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का, ये सारे के सारे इन फंक्शंस के हिसाब से कॉस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस आपको वन टाइम रीडिंग करनी है बच्चों। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही है। देखो मैंने आपको बताया था ना, रिसर्च की कॉस्ट अलग लगती है और डेवलपमेंट की कॉस्ट अलग लगती है, लेकिन आज तक आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा साथ में ही पढ़ा है। उसके बाद बच्चों बिहेवियर की तरह, बिहेवियर के हिसाब से कि कैसा बिहेव करती है समय के साथ साथ, याद रखना समय के साथ कैसा बिहेव करती है। तो अब ये चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई है, वैसे आपको पता ही होगा बच्चों कि एक कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बच्चों प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, यहां रेंट और यहां ले रहा हूं मैं मटेरियल। तो बच्चों जैसे आप रेंट का देखो, किसी भी प्रीमाइसेस में, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री मैंने रेंट पे ले रखी है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं। अगर मैंने रेंट पे ले रखी है, मुझे हर महीने रेंट देना ही होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। बस एडवांटेज ये है कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना, देखिए बच्चों मैं 3 एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी। मेरा जो रेंट है बच्चों,
मेरा है रेंट 10,000 रुपए का मान लेते हैं। अब आपको पता है सर ये रेंट मेरे को किससे वसूलना है, मेरे को पर यूनिट वसूलना है। तो अगर मैं सिर्फ 100 यूनिट्स बेचता हूं बच्चों तो मुझे पर यूनिट 100 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट के वसूलने पड़ेंगे। मैडम जी बड़ी देर में आए, आप सो रहे थे क्या अभी तक? ओके, अगर 1,000 यूनिट्स होंगी बच्चों तो 1,000 यूनिट्स पे 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000, पर यूनिट आप 10 रुपए चार्ज करेंगे। और अगर आपने 10,000 यूनिट्स बनाई है तो आप पर यूनिट 1 रुपए चार्ज करेंगे। अब सोचिए अगर वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए की है, मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए की है, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, 100 क्यों बच्चों, मैं 10 ले लेता हूँ इसका एग्जांपल। मान लेते हैं कि मटेरियल में मेरे को लग रहा है चौकोबार, मैं कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें चौकोबार लगती है, एक चौकोबार आती है बच्चों 10 रुपए की। अब आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तो 100 यूनिट लगेगी, लाइक 100 यूनिट लोगे तो भी पर यूनिट 10 रुपए होगा, 100 यूनिट की जगह 1,000 यूनिट होगा तो भी पर यूनिट 10 रुपए होगा, 10,000 होगा तो भी पर यूनिट 10 रुपए ही होगा। लेकिन जब टोटल कॉस्ट में देखता हूं तो बच्चों यहाँ टोटल कॉस्ट 1,000 आ गई, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 10,000 आ गई, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट 1,00,000 आ गई। तो अब आप इनको ध्यान से देखो बच्चों, जब मैंने आपसे कॉस्ट पर यूनिट कहा है, एक चीज है बच्चों टोटल कॉस्ट, रेंट टोटल कॉस्ट है जो कि सेम रहता है। टोटल कॉस्ट हमेशा कैसी रहती है बच्चों, टोटल कॉस्ट हमेशा रहती है कांस्टेंट। लेकिन वो कॉस्ट कांस्टेंट है, अगर आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके कॉस्ट पर यूनिट निकालो तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट हमेशा वेरिएबल होती है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में तो सब सेम है लेकिन डिनोमिनेटर आप चेंज किए जा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं जो वेरी होती है या फिर जो चेंज होती है, ऑल्टर ऑल्टर होती है, तो ये कहता है कि जो कॉस्ट इसकी पर यूनिट या फिर जो टोटल कॉस्ट है, जैसे आपने देखा 100, 1,000 और ये, तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमेशा वेरी करती है, लेकिन इसकी कॉस्ट पर यूनिट, जो कॉस्ट पर यूनिट है बच्चों वो हमेशा सेम रहती है, ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंस समझना, एक मैंने टोटल में बात करी है तो फिक्स्ड और वेरिएबल को हम टोटल में बोलते हैं। तो फिक्स कहता है आप प्रोडक्शन करो मत करो फैक्ट्री रेंट तो पूरा देना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि भैया अगर आप ये बोतल बना रहे हो, ज्यादा बोतल बनानी है तो ज्यादा प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, कम बोतल बनानी है तो कम प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होता है हमारा ऐसे फिक्स्ड एंड वेरिएबल के खर्चे। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के हिसाब से। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कुछ नहीं है, उसको छोड़ो। ये इसने एक फ्लो चार्ट बना दिया जिसमें हमने नेचर, ट्रेसेबिलिटी, फंक्शंस, ये सारी चीजें करी है। ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। अच्छा बच्चों एक और कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जरा उसकी भी बात कर लें। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो आपने सुना है, अब मैं बात करता हूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चों, जो एक लेवल तक तो फिक्स्ड रहेगी, उसके बाद अगर आप करते हो तो उसके बाद वो हो जाती है वेरिएबल। ठीक है। सो एक लेवल तक फिक्स्ड रहती है, उसके बाद वो हो जाती है वेरिएबल। तो जैसे मेरे से कहा है कि मेरे इंटरनेट वाले ने कि सर आप मेरे को 500 रुपए दो और 100 GB तक यूज करो, 100 GB तक हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो क्या ये फ्री दे रहे हैं बच्चों? नहीं, 100 GB के तो इन्होंने मेरे से 500 रुपए दिए लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप 100 GB से ऊपर जाएंगे तो आपको पर जीबी 20 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है। तो जब तक मैं 100 GB यूज करता हूं तब तक मेरी कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन अगर मैंने 105 GB यूज किया तो 100 GB के 500 रुपए प्लस एक्स्ट्रा जो 5 GB का है 20 रुपए के हिसाब से, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी हो गई? 500। अगर मैंने 105 GB यूज किया है, और वेरिएबल कॉस्ट जो एक्स्ट्रा 5 GB है बच्चों 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए उसके हो गए, और टोटल मेरा हो गया 600 का। ठीक है। तो ये मेरा एक प्लान है इंटरनेट का। तो इंटरनेट का जो प्लान है वो एकदम सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, आधी फिक्स्ड आधी वेरिएबल। अब यहाँ पे बच्चों दोबारा से वही बात, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वही चीजें रिपीट हो रही हैं इनको, लेकिन वन टाइम आपको रीड करना है। ओवरहेड्स क्या होते हैं वन टाइम आपको रीड करना है।
कॉस्ट शीट की बात कह रहा है बच्चों, एडवांटेज क्या होता है? बिल्कुल वही एडवांटेज होता है जब अकाउंट में P&L बना के जो फायदा होता है वही कॉस्ट में कॉस्ट शीट बना के होता है, कि आपको सारे खर्चे पता चलते हैं, अपनी नेट इनकम पता चलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलती है, पर यूनिट की कॉस्ट पता चलती है, आप उससे प्राइस को फिक्स कर सकते हो, आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये बच्चों कॉस्ट शीट है, याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट शीट बनवाई थी, ये वही पूरी की पूरी कॉस्ट शीट है। देखो, अब यहां पे ये याद रखना है बच्चों आपको कि डायरेक्ट खर्चों की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ इतना ही आता है। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट खर्चों की बात करता हूं, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे फैक्ट्री में दो टाइप के खर्चे हो सकते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं दैट आर फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन अगर मैं बात करूं एडमिन वालों की, मैं बात करूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों की या किसी और डिपार्टमेंट की, ये सबके सब सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट ही करते हैं, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। और जिनका प्रोडक्शन से लेना देना है वही डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस यही तो तीन होते हैं। बट फैक्ट्री ओवरहेड में इनके अलावा जो भी छोटे मोटे खर्चे बचे हैं, अब देखो बच्चों ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल, लूज टूल्स, इनडायरेक्ट वेजेस, रेंट रेट्स फैक्ट्री के, लाइटिंग हीटिंग में एफ लिखा है बच्चों, एफ मतलब हो गया ये फ्यूल, ओ सॉरी एफ मतलब फ्यूल नहीं, फैक्ट्री है। इसी तरीके से बच्चों आपने ना एक चीज पढ़ी हुई है, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में मुझे ये बताइए बच्चों, P&L में डेप्रिसिएशन हमेशा P&L में गया है ना? क्या आपने किसी डेप्रिसिएशन को कभी ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है? यस और नो? क्या आपने ट्रेडिंग में कभी डेप्रिसिएशन को डाला है? यस और नो? कभी नहीं डाला ना? ठीक है। क्यों नहीं डाला बच्चों आपने डेप्रिसिएशन को? क्योंकि आपको पता है कि सर डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप डेप्रिसिएशन लो या मत लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। लेकिन कॉस्टिंग में याद रखना बच्चों, कॉस्टिंग में कुछ अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉस्टिंग में जब कॉस्ट शीट बनती है ना, आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन किस तरीके से लेते हैं? आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लेते हैं लाइफ पे बेस। लाइफ पे बेस मतलब, मान लो बच्चों मैंने एक मशीनरी लगा रखी है, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगाया, तो जब आपकी क्लास हो रही है तो सेम टाइम पे लाइव क्लास भी हो रही है, तो वो प्रोजेक्टर पे दिखाई जा रही है यहीं पे जो बच्चे लाइव बैठे हुए हैं। तो इस प्रोजेक्टर को मैंने 1.5 साल यूज नहीं किया, लेकिन इसको मैंने जब अपने एसेट में लिया ना बेटा, तो मैंने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया और अपने P&L में डाल दिया। तो अकाउंट्स में बच्चों डेप्रिसिएशन लाइफ बेस होता है कि 10 साल का आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट में बच्चों डेप्रिसिएशन लाइफ पे बेस्ड नहीं होता, यूज पे बेस्ड होता है। जैसे अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को यूज नहीं किया तो मैं इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर नहीं लेता। और वहां पे कहता है कि अगर कोई भी चीज आप यूज करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन लोगे यूज के हिसाब से। जैसे मैं कहता हूं कि ये प्रोजेक्टर मेरा, प्रोजेक्टर का यूज नंबर ऑफ आवर्स में होगा, 10,000 घंटे चल सकता है। इस साल मैंने सिर्फ 1,000 घंटे चलाया तो 1/10 कॉस्ट हो गई, तो 1/10 डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट का मैं ले लूंगा। तो आपको यही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर पावर एंड फ्यूल हमें पता है, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग में जाता है, लाइटिंग ट्रेडिंग में जाता है, सर रेंट एंड रेट्स तो ट्रेडिंग में कभी जाते ही नहीं है। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस को हम हमेशा P&L में डालते थे, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के हिस्से को अलग कर सकते हो, जैसे मैं रेंट रेट टैक्सेस की बात करूं बच्चों, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इतना हिस्सा फैक्ट्री का है, तो P&L में तो हम हमेशा इनडायरेक्ट खर्चे बांध लेते थे। लेकिन अगर आप खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर 40% हमारी फैक्ट्री है, तो रेंट रेट का 40% हम फैक्ट्री में डाल देते हैं। फिर अब आपको ये लग सकता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो घूम फिर के जो P&L में नेट प्रॉफिट है हमारा उतना ही प्रॉफिट बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ फैक्ट्री में नहीं डालूंगा तो खर्चे एडमिन में चले जाएंगे, खर्चे तो उतने ही रहेंगे, खर्चे थोड़ी कम ज्यादा हो रहे हैं। ओके, खर्चे तो ज्यादा कम नहीं हो रहे। पावर फ्यूल, अब आप कहोगे सर रिपेयर मेंटेनेंस तो हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन बच्चों अब याद रखना जो भी खर्चा फैक्ट्री के अंदर का है वो खर्चा कॉस्ट शीट में इनडायरेक्ट ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पे आ जाता है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्चा। उसके बाद बच्चों ड्राइंग्स आ गया, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस आपने किए लेकिन फैक्ट्री के लिए किए। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस,
तो ये सारे के सारे आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये सारे आइटम तो पी एंड एल में आते हैं। बेटा पी एंड एल में ही तो आएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट है ना, ओवरहेड्स हैं। डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं, इनडायरेक्ट पी एंड एल में जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात वही बात है बच्चों, थोड़ी सी कंफ्यूज होने वाली है कि जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट ले रहा हूं। जब मैं कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट शीट में फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस है बच्चों, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दोनों टाइप के हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। तो डायरेक्ट के जहां तक खर्चे हैं वो प्राइम कॉस्ट तक होंगे, इनडायरेक्ट के जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। और ये दोनों के दोनों ही मिला के, सॉरी नॉट ये दोनों मिला के, ये जाता है बच्चों ट्रेडिंग में क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और ये जाता है पी एंड एल में। ओके, अब आपको ये सारे के सारे एक्सपेंसेस याद रखने हैं। उसके बाद आगे का बहुत सिंपल है, जब आपने ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस करे तो ऑफिस के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस की हमने बात कर ली। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस बच्चों आपको याद होने चाहिए। याद नहीं है तो सिंपल सा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में मोस्टली जो एक्सपेंसेस है अगर फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो वो सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस ही होते हैं। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, इनको भी बच्चों आप याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक एक्सपेंस दे रखा होगा और आपसे पूछेगा वेदर इट इज फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड। ठीक है, अब बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ए से लेके ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आप इसे अंडरलाइन कर लेना। कौन से ऐसे आइटम है जिसको हम बोलते हैं दे आर प्योरली फाइनेंशियल आइटम? कैसे आइटम है? प्योरली बच्चों फाइनेंस नेचर के आइटम है। इसका मतलब ये कॉस्ट में कभी आएंगे ही नहीं। जैसे इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ना शेयर्स कभी कॉस्ट का पार्ट होंगे, ना शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैपिटल लॉसेस, जैसे आपने एसेट को बेच दिया, कॉस्ट शीट कहता है सिर्फ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से जो सेल कर रहे हो सिर्फ उसकी बात करो। एसेट बेच रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हम एक्सपेंस लेंगे। याद रखना बच्चों, कॉस्ट किस तरीके से अकाउंट से अलग है। फाइनेंशियल अकाउंट्स की मैं बात करता हूं बच्चों क्या बच्चों, नॉमिनल अकाउंट के बाद आ गया हमारे पास पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो ये है बच्चों तीनों टाइप के अकाउंट जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कॉस्ट में तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ। एक्सपेंस की बच्चों कौन सी कैटेगरी है? नॉमिनल। तो मतलब कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल आइटम ही यूज हो रहे हैं, तो ना ही तो पर्सनल नेचर के आइटम होंगे ना ही तो रियल नेचर के आइटम होंगे। और काफी सारे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड भी होने चाहिए। जैसे इनकम टैक्स है तो बच्चों नॉमिनल, लेकिन इनकम टैक्स, वैसे इनकम टैक्स नॉमिनल नहीं होता, पर्सनल होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। डिविडेंड जो होता है बच्चों ये नॉमिनल के साथ साथ पर्सनल भी आप बोल सकते हो क्योंकि शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से जो लॉस आउट ऑफ सेल हो गया वो एसेट को बेच के हुआ, और एसेट रियल अकाउंट को हम नहीं लेते। डोनेशन आप बोल सकते हो कि सर ये नॉमिनल है, बट डोनेशन को आप नॉमिनल के साथ पर्सनल भी बोल सकते हो, बट डोनेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट को खरीदना। तो ये सारे के सारे बच्चों जो खर्चे आपको दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट आपको करना है जिसमें आपसे ये सारे के सारे एक्सपेंसेस पूछे जाएंगे कि कौन सा एक्सपेंस एडमिन ओवरहेड है, कौन सा प्रोडक्शन का ओवरहेड है, कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं होते हैं। और उसके बाद मेन चीज है, हम डिस्कस करते हुए उस टेस्ट को करेंगे, और मेन चीज है कि आपसे मुझे रीजनिंग जाननी है। और अगर उस एक क्लास के लिए बच्चों आप फेस टू फेस क्लास में आ सकते हो तो वो बहुत बेटर होगा। एक दिन डिसाइड कर लेंगे हम, अगर आप उस दिन फेस टू फेस क्लास में आओगे ना तो बहुत अच्छे से इसकी रिवीजन हो जाएगी। नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन ही करेंगे। चलो बच्चों, अब ये दे रखा है इसने फॉलोइंग फाइंड आउट परचेजेस। अब इसने दे रखा है मटेरियल इतना कंज्यूम किया, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ओपनिंग स्टॉक। ऐसा बच्चों एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, आप कंफ्यूज ना हो, बस ट्रेडिंग अकाउंट बना लो बच्चों। ओपनिंग आता है, यहाँ पे परचेजेस आता है, यहाँ पे क्लोजिंग आता है, और यहाँ पे सेल्स आता है। सेल्स नहीं आता तो बच्चों प्रोडक्शन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमें प्रोडक्शन की यूनिट्स दे रखी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम किसके लिए कंज्यूम होगा? प्रोडक्शन के लिए। तो कहता है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ओपनिंग ये रहा, और कंज्यूम्ड इतना है। तो ध्यान से देखो, आपको अगर बच्चों परचेजेस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा?
जो मैंने प्रोडक्शन करी वो, प्लस जो मेरी क्लोजिंग यूनिट्स है वो, प्लस ये माइनस कर दो ओपनिंग, क्योंकि टोटल तो दोनों का सेम होगा। तो पहले आपने टोटल किया, फिर टोटल सेम था तो ओपनिंग वहां से हटा दिया। तो ये सब क्वांटिटेटिव बेस हो रहा है, इसलिए टोटल है। वरना आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, लड़ोगे वेजेस भी आता है। मैं सिर्फ क्वांटिटी वाले आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये फॉर्मूला बन गया और इससे आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है? सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? अगर कोई लिख रहा है तो लिख के मत बताना बच्चों, बोल के ही बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। कहता है फैक्ट्री की कॉस्ट निकालो। सबसे पहले का प्राइम कॉस्ट तो इतनी है, आपको पता है। फैक्ट्री कॉस्ट अगर मैं आपको कॉस्ट शीट बनाऊं तो इस तरीके से बनती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड किया, आ गया प्राइम कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड करें। ठीक है अंकल, जो भी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए और फैक्ट्री ओवरहेड के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब यहां देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन इतना है और कहता है फैक्ट्री का रेंट जो है वो है 2% ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि सर डेप्रिसिएशन को हम ले या ना ले। तो आप याद रखना, अगर उसने डेप्रिसिएशन दिया है तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड ही डेप्रिसिएशन होगा। तो आपने पहले प्राइम कॉस्ट लिया, प्राइम कॉस्ट में फिर आपने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए। प्राइम कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे रखा था, आपने सीधा यहाँ प्राइम कॉस्ट ले लिया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इंडिविजुअली दे रखे हैं तो उनको आपने ब्रेकअप में ले लिया, जैसे डेप्रिसिएशन एज इट इज। फिर कहता है कि फैक्ट्री का रेंट 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपने इसका 200% कर दिया, किसका? डेप्रिसिएशन का, और ये कॉस्ट निकल गई। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल है, ये तो मैथमेटिकल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं इनको देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने को कह रहा है। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या खर्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी ये चीजें निकल जाएंगी। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डिस्काउंट ऑन सेल्स दे रखा है। आपसे पूछता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको ये पता है कि जब आपने कॉस्ट शीट बनाई है, देखो कैसे ब्रेकअप करवा रहा है आपसे कि कॉस्ट शीट में हमारे पास आते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या छोड़ो स्टार्टिंग से ही बनाते हैं, प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट आती है। आप एक काम करना बच्चों, जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना, इससे आपको फॉर्मेट भी पूरा याद हो जाएगा। आपने प्राइम कॉस्ट ली बच्चों, प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं हम फैक्ट्री के ओवरहेड और हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री की कॉस्ट। फिर इसमें हम ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड्स और हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर लास्ट में ऐड करते हैं हम प्रॉफिट और हमारे पास आ जाता है सेल। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि बच्चों आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड ये होता है, जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन ने दे रखा है। आपको पता है बच्चों, इन तीनों को ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करता हूं तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दो, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। सारे के सारे खर्चे आपको दे रखे ही हैं। आपको ये पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्काउंट ऑन सेल पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आप इन दोनों को माइनस कर देंगे एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो बच्चों बस इतना ही है आज की क्लास में। आपको ये क्वेश्चंस खुद करने हैं। जिस क्वेश्चन में आप फंसोगे वो आप मेरे को बता देना, आप ग्रुप में डाल देना। वो क्वेश्चन मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। मेरी तरफ से बच्चों ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। अब आपका काम है इसको पूरा का पूरा करना। जैसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है आपसे कॉस्ट शीट बनवाओ, आपको भी पता है बच्चों कॉस्ट शीट तो आपसे बनवा ही नहीं सकता पेपर में। ठीक है, वो सिर्फ ये पूछ सकता है कि ये खर्चा किस हेड में आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अपनी तैयारी के लिए बच्चों आप कॉस्ट शीट बनाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो।
अगर आप अभी कॉस्ट शीट बना लोगे बच्चों, तो सीएमए इंटर में एक 25 मार्क्स का टॉपिक है जिसका बेस आपका बिल्कुल अभी ही रेडी हो जाएगा। और वो 25 मार्क्स का टॉपिक करने में आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको कॉस्ट शीट की कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। एंड जब आप कॉस्ट शीट प्रैक्टिस करोगे बच्चों, एज इट इज आपसे नहीं बन रही, सारे आइटम्स नहीं बन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इनको करना। इनमें से स्पेशली जो छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, अप टू क्वेश्चन नंबर, यस, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 है, इनको देख लेना। फिर जो कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन है उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज नोट करवानी थी।